वेलकम टू कॉमर्स पाठशाला। आप सभी उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम अपनी अकाउंट्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपनी टर्म्स को आज आगे करेंगे कि हमने पिछली टर्म्स में क्या क्या डिस्कस किया था, जिसमें थे प्रोप्राइटर, ऑनर, कैपिटल, ड्राइंग्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, रिसीवेबल्स, पेएबल, परचेज, सेल्स। इस तरीके से हमने काफी सारी टर्म्स कर ली थी। तो अभी हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए आगे वाले टर्म्स अब आज डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको कुछ कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ ही साथ एक बेल आइकन है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम जो भी टर्म्स यहाँ पर करवा रहे हैं सेम पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। आप वहां से हमारे पीडीएफ को चेक कर सकते हैं, जिससे आपको इन टर्म्स को समझने में और ज्यादा आसानी होगी। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा, लेकिन कमेंट करने से हमें भी मोटिवेशन मिलती है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में परचेज और सेल्स तक किया था। अभी हम सेल्स से आगे बढ़ेंगे कि सेल्स से आगे कुछ और टर्म्स हमारे लिए क्या हो सकती हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म होगी परचेज रिटर्न। देखिए, हमने परचेज को डिस्कस किया था। परचेज का मतलब क्या था? जो भी प्रोडक्ट हम परचेज कर रहे हैं, जो भी चीज, गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, उसको हम अपने अकाउंट्स में परचेजेस लिखेंगे। तो अगर हमने उन्हीं प्रोडक्ट्स को रिटर्न कर दिया जिससे हमने उनको खरीदा था, जिन सप्लायर्स ने हमें वो प्रोडक्ट सेल किए थे, हमने उन्हीं को वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दिए, तो वो हमारे लिए क्या बन गए? परचेज रिटर्न बन गए। मतलब रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर्स को गुड्स रिटर्न कर देना। तो इनको हम अपने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में परचेज रिटर्न ही कहेंगे, क्योंकि हमने क्या किया? अपने परचेजेस को रिटर्न कर दिया जो हमने सप्लायर से खरीदी थी। उनका रीजन क्या हो सकता है कि हम अपनी परचेजेस को रिटर्न क्यों कर रहे हैं? उसका एक रीजन तो हो गया कि हमें वो क्वालिटी पसंद नहीं आई। जब हमने परचेज के लिए ऑर्डर दिया तो हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी कुछ और बताई गई, कुछ और दिखाई गई। लेकिन जब हमारे पास वो प्रोडक्ट पहुंचा, जब हमने उस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, हमारे पास उस प्रोडक्ट की डिलीवरी हो गई, तो उस टाइम हमारे पास वो वाली क्वालिटी नहीं मिल पाई। तो उस क्वालिटी का हमारे ऑर्डर के साथ मैच ना होना, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है? डिफेक्टिव गुड्स। मतलब हमने गुड्स मंगवाई ट्रांजिट के थ्रू, ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो हो सकता है कि रास्ते में आते टाइम उनको किसी भी तरह की कोई नुकसान हो गया हो, उनकी कोई हानि हो गई हो। तो उस टाइम हम उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि उससे तो हमारा भी लॉस होगा। तो हम क्या करते हैं? उस प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट पर हम उसको सप्लायर को रिटर्न कर देते हैं कि उस प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाए नए प्रोडक्ट के साथ। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हमने अपने प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया, और हमें रिटर्न करना भी पड़ सकता है। क्वालिटी हो गई, डिफेक्टिव गुड्स हो गए। कई बार ये हो सकता है कि हमने कुछ स्पेसिफिक रीजन की वजह से वो प्रोडक्ट मंगवाए थे, लेकिन जब वो प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचा तब तक वो स्पेसिफिक रीजन खत्म हो चुके, तो अभी हमें उस प्रोडक्ट की कोई जरूरत नहीं थी। तो हमने क्या किया? उस प्रोडक्ट को वापस कर दिया। वो भी हमारे परचेज रिटर्न का पार्ट होंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न
का मतलब क्या है, जो प्रोडक्ट हमने सेल किए हैं, किसी को भी सेल किए हैं, वो रिटर्न हमारे पास आ गए। हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को, किसी कस्टमर को। उस कस्टमर को पहले तो हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उनको हमारे प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम नजर आई, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को रिटर्न कर दिया। उसके भी सेम रीजंस हो सकते हैं, मे बी हमारी क्वालिटी उस लेवल की ना हो, मे बी हमारे ट्रांजिट में कोई प्रॉब्लम हो, उनको डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स मिले हों, या उनको उस चीज की अभी जरूरत नहीं है, तो वो किसी भी सूरत में हमारे प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं। तो सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हो गया, रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर। परचेज रिटर्न में क्या था, रिटर्न ऑफ गुड्स टू सप्लायर। सेल्स रिटर्न में क्या है, रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम कस्टमर, की कस्टमर की तरफ से हमें रिटर्न्स मिली हैं हमारी सेल्स की। उसके रीजंस हमारे सेम परचेज रिटर्न के तरह के हो सकते हैं। इसका एक और रीजन भी हो सकता है, जिसमें हम बोलते हैं कि क्वालिटी और डिफेक्टिव गुड्स मिली, मतलब उसकी सप्लाई भी प्रॉपर नहीं हुई, तो उसको हम सप्लाई के रीजंस भी बोल सकते हैं, सप्लाई में डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। वो परचेज रिटर्न का कारण भी हो सकता है, वो सेल्स रिटर्न का कारण भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अपने परचेज और सेल्स रिटर्न को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड जब करना है तो उसको सेम वे में ही उसी नाम से पुकारेंगे, जैसे हमने परचेजेस को परचेज, गुड्स की सेल को सेल्स कहा था, गुड्स के रिटर्न को हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न ही कहेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारी डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट हमारे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मेन पार्ट हम कह सकते हैं, मेन सोर्स हम कह सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम पूरे अकाउंट्स को हैंडल करते हैं। देखिए, आपने एक क्रेडिट पहले पढ़ा, जो हमने पहले डिस्कस किया था क्रेडिट, उसका मतलब क्या था, उधार। और उधार, तो ये जो क्रेडिट हमने पढ़ा था वो क्या था, उधार था, कि हमने कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया या सेल किया ऑन क्रेडिट बेसिस पर, मतलब ये अगर क्रेडिट आएगा तो उसके आगे ऑन लिखा हुआ जरूर होगा। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डेबिट और क्रेडिट, ये अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी का मेन पार्ट है। डेबिट और क्रेडिट का मतलब हमारे अकाउंट से जुड़ा हुआ है। जब भी हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शंस को हमें पता है कि हमने कहां पर रिकॉर्ड करना है, अपने जर्नल में। जर्नल के बाद कहां पर उसकी पोस्टिंग होती है, लेजर में। जब हम लेजर बनाते हैं तो लेजर में ना एक अकाउंट बनता है, अकाउंट होता है टी शेप का। टी शेप का अकाउंट मतलब उसका हाफ पोर्शन इधर हो गया, हाफ पोर्शन इधर हो गया। उसकी इस साइड को डेबिट और इस साइड को क्रेडिट कहा जाता है। क्रेडिट को सीआर और डेबिट को डीआर लिखा जाता है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन भी देंगे, इसके मीनिंग को भी समझने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर भी यही लिखा जाएगा कि किसी भी अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या बोलेंगे, डेबिट साइड, और उसी अकाउंट के राइट हैंड साइड को हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड के राइट मतलब क्रेडिट साइड के ऊपर हम क्या लिखेंगे, सीआर, जो कि क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म है। डेबिट साइड के ऊपर हम क्या लिखेंगे, डीआर, जो कि डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है। हमने पहले भी डिस्कस किया था डेबिट और क्रेडिट हमने कहां से डिराइव किया, वो सब हमारे इवोल्यूशन ऑफ अकाउंटिंग में गिवन है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। डेबिट और क्रेडिट किस वर्ड से बने हैं, डेबिटर और क्रेडिटर, जो कि लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, और उनको डिराइव किसने किया था, हमारे लूका पिकोली ने फर्स्ट टाइम अपनी बुक में। तो उसी से हमारे डेबिट और क्रेडिट बने हैं। डेबिट का मतलब क्या था, द अमाउंट विच ऑन्स बाय अदर टू बिजनेस,
क्रेडिट मतलब अमाउंट विच इज ऑन बाय बिजनेस टू अदर, मतलब डेबिट का जो अमाउंट हमने दूसरों से लेनी है, क्रेडिट का मतलब जो अमाउंट हमने दूसरों को देनी है। लेकिन एक क्रेडिट और है हमारे बिजनेस में जिसके आगे ऑन लग गया, ऑन क्रेडिट मतलब उधार पर हमने चीजें खरीदी हैं या चीजें बेची हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारे लिए स्टॉक। देखिए वैसे तो आपने बहुत सुना होगा स्टॉक वर्ड को। स्टॉक वर्ड जैसे कि आप लोग अगर मार्केट में जाते हो, जब भी सीजन ऑफ होता है तो वहां पर नॉर्मली सेल लगा दी जाती है मार्केट्स में, तो उस पर लिखा क्या होता है, स्टॉक क्लियरेंस सेल। तो उस स्टॉक का मतलब क्या हो गया, अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो स्टॉक एक्चुअल में होता क्या है। देखिए द स्टॉक वो है जो गुड्स हमारे पास अनसोल्ड बच गई। स्टॉक क्या हो गया, जो भी गुड्स हमारे पास अनसोल्ड बच गई हमारे ईयर के एंड में, हमारे अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो जब कभी भी अगर आप आगे से अपनी मार्केट में जाओगे, वहां पर अगर आपने कोई भी ऐसी चीज पढ़ी, स्टॉक क्लियरेंस सेल एक्सेट्रा, तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि वो स्टॉक क्लियरेंस किसकी बात कर रहे हैं। मतलब उनके पास कुछ गुड्स हैं जो अनसोल्ड बाकी हैं, तो उन्होंने क्या करना है, अपने स्टॉक को, उन गुड्स को क्लियर करना है, उन गुड्स को सेल करना है कस्टमर को। तो ये तो हो गया हमारा स्टॉक। तो अब इसको प्रॉपर वर्डिंग में देखते हैं कि स्टॉक क्या होता है। देखिए स्टॉक का मतलब क्या है, द गुड्स लेफ्ट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ एनी accounting period. The goods left unsold at the end of any accounting period is known as the stock. अभी हमारा स्टॉक मेनली 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स मतलब एक तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक। देखिए क्लोजिंग का मतलब क्या होता है, मतलब जब हम अपने अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं। ओपनिंग का मतलब जब हम अपने अकाउंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, जब गुड्स ईयर के एंड में हमारे पास बच गई तो वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट बन जाएंगी। लेकिन उन प्रोडक्ट को, उन गुड्स को हम ऐसे तो फेंक नहीं सकते, उनको ऐसे ही तो रख नहीं सकते, उनको भी सेल करना जरूरी है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में शिफ्ट कर देंगे। एक अकाउंटिंग पीरियड तो हमने खत्म कर दिया, दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में शिफ्ट कर देंगे, तो दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में क्या हो जाएंगी, वो ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएंगी, कि वो पिछले साल का हमारे पास कुछ बाकी है, वो हमारा क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, जो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। अभी आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, तो अभी आपको वो समझाती हूं। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड। देखिए अकाउंटिंग पीरियड कोई प्रॉपर टर्म नहीं है, ये हम अपने मुताबिक बनाते हैं कि हमारा पीरियड क्या हो गया। किसी भी बिजनेस हाउस में जिस टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड, किसी भी टाइम पीरियड के लिए जब अकाउंट्स बनाए जाते हैं तो उसी अकाउंट टाइम को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। अगर एक बिजनेस हाउस ने अपने 6 महीने के अकाउंट्स बनाए हैं तो उस बिजनेस हाउस के लिए उसका अकाउंटिंग पीरियड क्या हो गया, 6 मंथ्स। अगर एक बिजनेस हाउस ने अपने 9 मंथ्स के अकाउंट्स बनाए हैं तो वही 9 मंथ्स
उसके अकाउंटिंग पीरियड का पार्ट बन जाएंगे। अगर एक बिजनेस हाउस अपना 1 साल के लिए अकाउंटिंग बना रहे हैं तो उसके लिए वो 1 साल ही अकाउंटिंग पीरियड बन जाएगा। मतलब वो टाइम पीरियड, जिस टाइम पीरियड के लिए एक बिजनेस अपने अकाउंट्स को बना रहा है, मेंटेन कर रहा है, उसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। जनरली अकाउंटिंग पीरियड हमारा 1 साल का ही होता है और अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर ये चलता है। फाइनेंशियल ईयर, अभी फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक हमारा क्या है? फाइनेंशियल ईयर है। और जनरली हमारे अकाउंटिंग पीरियड को भी हमारे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली ही बनाया जाता है। तो अभी अगर हम देखें कि हमारा ईयर कौन सा चल रहा है? 2020। तो अभी के लिए अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो 1 अप्रैल 2020 से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो अभी ये कब तक कंटिन्यू रहेगा? 31 मार्च 2021 तक हमारा ये अकाउंटिंग पीरियड चलेगा। और अकाउंटिंग पीरियड के साथ साथ इसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलेंगे। लेकिन अकाउंटिंग पीरियड किन के लिए है? जिन्होंने अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। बट अकॉर्डिंग टू आवर इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर यही रहेगा। चाहे कोई बिजनेस इसके मुताबिक अकाउंट्स बनाए चाहे ना बनाए, हमारा फाइनेंशियल ईयर कभी चेंज नहीं होगा। हमारी नेक्स्ट टर्म है इक्विटी। देखिए इक्विटी हमारे बिजनेस में क्या मेंशन कर रही है? इक्विटी का मतलब होता है क्लेम्स एंड राइट्स ऑफ ऑनर्स। ऑनर्स के और आउटसाइडर्स के कोई भी क्लेम और राइट्स, उसको हम इक्विटी कह देते हैं। लेकिन वो राइट्स और क्लेम्स किसके लिए होते हैं? अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ बिजनेस और एंटरप्राइज। मतलब आउटसाइडर के या हमारे ऑनर्स के जो भी एंटरप्राइजेस और बिजनेस के एसेट्स के अगेंस्ट क्लेम और राइट्स बनेंगे उसको हम इक्विटी का नाम देते हैं। तो इक्विटी क्या है हमारी? अभी इसको एक इक्वेशन की हेल्प से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। ऑनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर्स इक्विटी इक्वल टू एसेट्स। इसको दूसरे टाइप में भी लिखा जा सकता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स। देखिए अभी एसेट्स क्या है? हमारी प्रॉपर्टी जो एक बिजनेस और करता है, मतलब एक बिजनेस के पास उसकी जो भी प्रॉपर्टी है। ऑनर्स इक्विटी कैपिटल हो गई, आउटसाइडर्स इक्विटी लायबिलिटीज होंगी। लायबिलिटीज क्या थी हमारे लिए? देनदारियां, जो भी हमने पेमेंट्स करनी है आउटसाइडर्स को। तो ऑनर की इक्विटी और आउटसाइडर की इक्विटी दोनों को मिलाकर हमने क्या किया? अपने एसेट्स परचेज कर लिया, अपने एसेट्स क्रिएट कर लिए। तो उन दोनों की इक्विटी मतलब हमारे एसेट्स के बराबर हो गई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि उन दोनों की इक्विटी का क्लेम किसके ऊपर है? हमारे एसेट्स के ऊपर है। तो इक्विटी, टोटल इक्विटी क्या होगी? जब हमारी ऑनर की इक्विटी और आउटसाइडर की इक्विटी का क्लेम हमारे एसेट्स के अगेंस्ट होगा तो वो हमारी क्या हो जाएगी? टोटल इक्विटी। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ऑनर की इक्विटी कैपिटल, आउटसाइडर की इक्विटी लायबिलिटी। तो उन दोनों से हमने क्या क्रिएट किया? अपने एसेट्स। देखिए कैपिटल से हमारे पास क्या आता है? पैसा, मनी। लायबिलिटीज मतलब कि सप्लायर्स को पैसे देने हैं।
सप्लायर्स को पैसे देने हैं तो हमने क्या खरीदा होगा, गुड्स खरीदी होंगी। गुड्स हमारी क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी जब तक वो हमारे पास है। मनी से हमने क्या किया, फर्दर अपने फर्नीचर को परचेज कर लिया, प्लांट को परचेज कर लिया, मशीन को परचेज कर लिया, सेम वे में कुछ ना कुछ हमने परचेज कर लिया। और लाइबिलिटीज से, जैसे सप्लायर से हमने गुड्स परचेज की, गुड्स हमारी तब तक है प्रॉपर्टी है जब तक वो हमारे पास है। इसके अलावा अगर हमने लोन भी लिया है तो लोन को भी हमने क्या किया, आगे फर्नीचर परचेज कर लिया, प्लांट मशीनरी कुछ भी ऐसा परचेज कर सकते हैं। लेकिन फर्नीचर प्लांट मशीनरी और गुड्स वो हमारे लिए क्या होगी, हमारी प्रॉपर्टी है। जब तक हम उनको सेल नहीं कर सकते तब तक वो हमारी प्रॉपर्टी बन गई, तो वो क्या होगी, हमारा एसेट हो गई। तो हमने क्या किया, कैपिटल और लाइबिलिटीज लगाकर अपने एसेट परचेज कर लिए, एसेट को खरीद लिया। तो इन दोनों का क्लेम किसके अगेंस्ट हो गया, एसेट्स के अगेंस्ट हो गया। तो जब कैपिटल और लाइबिलिटी का क्लेम एसेट्स के अगेंस्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं। तो इक्विटी कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है, ऑनर्स इक्विटी एंड आउटसाइडर्स इक्विटी। ऑनर्स इक्विटी को हम कैपिटल बोलते हैं और आउटसाइडर इक्विटी को हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। तो इस तरीके से हमने अपनी आज की लास्ट टर्म को डिस्कस किया। आपको अगर कहीं भी इस टर्म से रिलेटेड या पहले वाली टर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में डिस्कस कर सकते हैं। आपके डाउट्स वहां पर पक्का क्लियर किए जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स वहां भी क्लियर किए जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।